ऐसे वेक्टर्स जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। भाई आपको मैंने सिखाया था कि वेक्टर जब आप बनाते हो तो एक होता है टेल, एक होता है हेड। इस वाले पॉइंट को क्या बुलाते थे? टेल। इसको क्या बुलाते हो? हेड। तो ऐसे वेक्टर जिनके टेल सेम पॉइंट से ही बने होते हैं, जैसे कि ये, अब समझ गए? अब तो आप ध्यान दो, दोनों के जो टेल्स हैं वो एक पॉइंट पे ही हैं, दिख रहा है आपको? तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को इनिशियल। को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब टेल। तो ऐसे वेक्टर जिनके टेल सेम पॉइंट से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बहुत छोटी सी चीज है, लिख लीजिएगा। वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कि हम क्या बुलाते हैं? राइट। ये हेड टेल तो मालूम होगा ना, वेक्टर में क्या होता है? टेल होता है, पीछे वाला हेड होता है। हाँ बस, हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। जब भी कभी आपको फिगर वाइज ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैलकुलेट करना होता है या एंगल को फाइंड करना होता है, तो याद रखिएगा, तभी आप एंगल बताइएगा किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में जब दोनों को इनिशियल हो। मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब कि जब दो वेक्टर के टेल सेम पॉइंट से हो तभी उन दोनों के बीच का आपको एंगल बताना है। अगर कहीं जल्दी में कुछ दूसरी तरीके से आपने एंगल बताया तो वो गलत कर जाओगे। अब आप पता है क्या कहोगे? सर सुन तो लिया है, समझ कुछ नहीं आया। यही बात है कि नहीं? बताओ। आइए दिखाता हूं। देखो, एक ये वेक्टर है, जैसे समझेंगे तो आ जाएगा आराम से। एक ये वेक्टर है, मान लीजिए इसका एक नाम मैंने रख दिया ए, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, इसके एरो हेड से मैं एक वेक्टर और निकाल देता हूं और इसका नाम रख देता हूं, मान लीजिए बी। क्या ये दो वेक्टर मिले आपको? ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये डॉटेड लाइन ऐसे ही आगे बढ़ा दी। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहां पे मान लीजिए मैं एक एंगल बना देता हूं, सपोज अल्फा, एंगल लिखा है मैंने अल्फा, तो क्या ये अल्फा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा? दिख रहा है आपको दोनों के बीच में बना हुआ? अरे हाँ या ना? अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला, एक वेक्टर ए बनाया, फिर इसके एरोहेड से दूसरा बनाया, और इस अल्फा के लिए क्या कहा कि ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है। एक एंगल तुमको और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब आएगा कंफ्यूजन। ये आया थीटा। अब किसी इंसान ने आपसे ये पूछा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना कोण बन रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है। अब मुझे जवाब चाहिए होगा आपसे कि आप थीटा आंसर देंगे, अल्फा आंसर देंगे? क्यों? मुझे तो थीटा दिख रहा है बीच में बना हुआ, ए और बी के बीच में मुझे तो थीटा दिख रहा है, राइट। तो अगर आपको एंगल का आंसर करना है कि ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप जवाब देंगे अल्फा, ना कि थीटा। तो मैं यहां पहले आंसर लिखता हूं, फिर आपसे चर्चा करता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू अल्फा, थीटा नहीं है। अब ये अल्फा को ही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्यों कहा जा रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। आप कहोगे सर आपने अभी ये बात बताई कि जब दोनों दिए हुए वेक्टर के टेल सेम पॉइंट पर होते हैं तो हम उनके बीच के एंगल को अल्फा, मतलब तब हम उनके बीच के एंगल को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ 30 डिग्री लिखा। अब किसी ने हमसे पूछा
यहाँ पे जो दो वेक्टर दिख रहे हैं, एक मान लीजिए सपोज P है और एक मान लीजिएगा Q है, तो किसी ने हमसे कहा कि P और Q के बीच में एंगल कितना है, मैं बोलूंगा 30 डिग्री। ठीक, मैं यहां पे लिखूंगा एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज 30 डिग्री। यहां बिल्कुल स्पष्ट आपको नजर आ रहा है कि 30 डिग्री आप तब उस केस में बोल पा रहे हो, उस वजह से बोल पा रहे हो जो हमको यहां दिखाई दे रही है कि P का टेल और Q का टेल सेम पॉइंट पर बने हैं। दिख रहा है आपको? आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, वहां नजर नहीं आ रहा आपको। बट फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। कैसे चेकआउट किया वो देखिएगा, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे मान लीजिए ये वाला बी वाला वेक्टर आपको दिखता है ना, ऐसे बना हुआ, दिख रहा है कि नहीं सबको? अच्छा, ये ए वाला है तो मैं ए वाले को ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत? दिख रहा है ए वेक्टर मेरे हाथ में है इस समय। अच्छा एक बात बताना, अभी ए का जो एरो है, यहां एरो पे बी वेक्टर का टेल है। मैंने आपको नियम बताया कि जब दो वेक्टर्स के टेल सेम पॉइंट पे हों, आपको एंगल तभी बताना है। क्या यहां दोनों वेक्टर के टेल आपको सेम पॉइंट पे नजर आ रहे हैं? अभी तो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो पहले शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी यूज करके आप ए और बी को सेम पॉइंट पर लेकर आओ। शिफ्टिंग कल सिखाई थी, आप ध्यान से सुनना। किसी भी वेक्टर को बिना उसके डायरेक्शन में चेंज किए, देखिए मैं कर रहा हूं, किसी भी वेक्टर को बिना उसके दिशा में चेंज किए हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर आप ले आते हो तो उस वेक्टर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे ए यहां पे था, ए को मैंने आगे शिफ्ट करा तो पहली बात, क्या ए की लंबाई में कोई चेंज आया? नहीं आया। डायरेक्शन के लिए हम ही लोग ये बात बोल रहे हैं कि डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ना ही लेंथ बदली और ना ही डायरेक्शन। और वेक्टर में यही दोनों चीजें पाई जाती हैं, लेंथ और डायरेक्शन दोनों नहीं बदली। तो क्या बोलोगे कि जैसा वेक्टर यहां शिफ्ट करने के बाद भी वैसे ही वेक्टर। लेकिन एक फायदा मिला। क्या फायदा मिला? देखो, ए का टेल यहां आ गया, क्या बी का टेल दिख रहा है यहीं पर है? क्या दोनों के बीच का एंगल एकदम स्पष्ट आपको नजर आ रहा है? कौन सा दिख रहा है? अल्फा दिख रहा है। थीटा बाहर हो गया अपने आप। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल आपको क्या मार्कआउट करना है? अल्फा। थीटा मार्कआउट नहीं करना। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई सबको? कभी भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कभी भी आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से दोनों वेक्टर को पहले को इनिशियल बनाएं। डायरेक्ट मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको जरा भी लगता है कि क्या होना चाहिए तो आप पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से पहले दोनों को को इनिशियल बनाओ। जैसे मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ए वाला वेक्टर जो पहले हमारा ऐसे था, मैंने बाद में उसको यहां लगा दिया और बिल्कुल आपको स्पष्ट नजर आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपके दिमाग, ठीक है ना? इतना करिए पहले। क्या लिख गया? इसी के बाद एक हमारा बड़ा स्पेशल टाइप का और वेक्टर होता है। हो गया डन? दो स्पेशल वेक्टर आ रहे हैं तुम्हारे सामने। पहला आता है नल वेक्टर। हम सुना है? नल मतलब हो गया जीरो। इसका जो दूसरा नाम है, हम लोग इसको जीरो वेक्टर के नाम से भी पुकारते हैं। आप कहोगे सर जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? मतलब तो बहुत छोटा सा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी लेंथ जीरो हो। मेरी बात आई समझ में? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी लेंथ जीरो हो, तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर हैविंग
जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड को ही आप जीरो लेंथ भी कह सकते हो। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड और जीरो लेंथ इज नोन एज जीरो वेक्टर। हिंदी में कहते हैं इसको शून्य सदिश। जीरो का हिंदी क्या नाम होता है? शून्य। वेक्टर मतलब सदिश, शून्य सदिश। आई होप हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगी इतने में। है किसी को दिक्कत? तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जीरो हो गया हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया हो, राइट, या जिसकी लेंथ जीरो हो। अब आप कहोगे सर लेंथ जीरो है तो हम बनाएंगे कैसे? बेसिक सा पॉइंट है। मैंने कहा बनाने में कुछ रखा नहीं है। अच्छा बताइए, बोर्ड पे या आपके कॉपी में जीरो लेंथ की लाइन आप कैसे दिखाते हो? एक पॉइंट लगा के, क्या कहते हो? देखिए ऐसा है, क्या हुआ कि ये लाइन मैंने एक बनाई मानिए, अब मुझे इसकी लंबाई को कम करना है। मान लीजिए मैंने क्या किया कि लंबाई को कम करता जा रहा, आप देख रहे हैं कि लंबाई को मैं कम करता जा रहा, कम करता जा रहा। अच्छा बताइए कितना कम हो जाएगा? जीरो तक कम कर सकता हूं कि नहीं? कम होती दिख रही है आपको? एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी मतलब बोर्ड की तो देखिए एक लिमिटेशन है, आप भी समझते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि घटते घटते आप बताइए कितनी लंबाई में चेंज हो जाए? पॉइंट की लंबाई में। तो कम होते होते हम लोग ये लिख सकते हैं, ये कम होते होते यहां पे आ गया, इतना घटा सकता हूं, है ना? इसको तो फिर भी आप नाप सकते हो, अगर इंच वाला स्केल भी लेकर आओगे ना तो 2-3 मिलीमीटर निकल आएगा। मैं कहता हूं वो 2-3 मिलीमीटर भी नहीं, और एकदम छोटा जीरो, इसको और एकदम जीरो पे करके ये मार्क कर दो। ये शायद आपके कैमरे में दिखाई भी नहीं देगा, ये है ना, ये बिल्कुल चिंदी भर का पॉइंट। ये इसका एक पिक्सल है, पता है आपको? ये मैंने डॉट लगाया, ये गोला नहीं बन के ये आ रहा है स्क्वायर। मैं समझ गया ये एक पिक्सल है इसका मिनिमम। पिक्सल समझते हैं कि नहीं? नहीं जानते? जैसे फोटो खींचेगा, जो पुराने वाले फोन आते हैं जिसमें अब तो कैमरा अच्छा आता है, पुराने फोन में जब आप फोटो खींचोगे ऐसे खींचोगे तो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर से दिखते, फोटो फटने लगती है जिसको बोलते, उसी को पिक्सल कहते हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने बिल्कुल मिनिमम लेंथ की अगर बात करी आपसे, तो मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है? जीरो। तो अब एक किसी जीवित प्राणी ने हमसे प्रश्न किया कि सर ठीक है, जीरो वेक्टर समझ में आ गया, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें जीरो लंबाई है, जीरो मैग्नीट्यूड। सर दिखाएंगे कैसे? मैंने कहा लो भाई दिखा देते हैं। ये दिखा दिया। अब एक बड़ा बढ़िया प्रश्न आया कि सर वेक्टर में दो चीजें होती। मैंने कहा हाँ। कहता है पहली चीज तो मैग्नीट्यूड हुआ, वो तो सर जीरो हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है, पॉइंट तो है ही है वो। सर डायरेक्शन कहाँ दिखाएंगे इसका? अब बताओ तो जाने, डायरेक्शन कहाँ दिखाएंगे इसका? एरो किधर लगाएंगे? अब एक पॉइंट पे तुम एरो कैसे लगाओगे? एरो लगाने के लिए तो तुमको एटलीस्ट एक लंबाई चाहिए ना। जैसे मान लीजिए ये एक लंबाई मिली, एरो लगाना है तो भाई या तो यहां लगा दोगे, और यहां नहीं लगाओगे तो किधर लगाओगे? पीछे लगा दोगे। दो ऑप्शन है। यहां क्या करोगे? सर एक एक बुद्धिजीवी खड़े हुए क्लास, सर हम ऐसे ही बनाएंगे, राइट? दूसरे आए, सर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। जबकि लॉजिकल सेंस क्या है मैं आपको बताऊं, इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इसका डायरेक्शन आप कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए आपको कहीं ना कहीं लेंथ का एक आइडिया होना चाहिए। जैसे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे अपने प्लेस पर खड़ा हूं, अभी मान लीजिए मेरे इधर ईस्ट है, पूर्व दिशा है, मैं ईस्ट में चला गया, मान लीजिए 1 मीटर चला। आप अब मेरे बारे में बोल सकते हो कि सर आप 1 मीटर ईस्ट में गए हो। अब मान लीजिए मैं यहीं पे खड़ा हूं और आपसे मैंने प्रश्न किया कि मैं किधर चला। जवाब में ये मत कहिएगा इधर चला या उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, फिसल गया, लो मैं फिसल गया, ये वाली बात नहीं कहिएगा। एक क्लास की बात कर रहा हूं आपसे, तो यहाँ खड़े खड़े मैंने आपसे प्रश्न किया कि मैं किधर चला, इधर चला कि उधर चला। आप कहोगे सर हम तब तक नहीं बता सकते आप कहां चले जब तक आप कुछ ना कुछ मूव ना कर जाए। मैं थोड़ा भी अगर आ गया, जरा भी आ गया और आपने अगर देख लिया तो आप बता दोगे ईस्ट में, है ना?
फिर इधर आ गया, मैं थोड़ा सा इधर आया, इधर कौन सी दिशा होती है? वेस्ट होती है ना। आप बता दो कि सर आप वेस्ट में चले हो, राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके सामने आ गया, आपकी तरफ आ गया, अभी बताओ कौन से डायरेक्शन में गया हूं? साउथ गया होऊंगा, राइट। लेकिन अगर मैं मूव ही नहीं किया, अगर मैं जीरो चला, जीरो चला समझ गए, मतलब चला ही नहीं। अगर मैं जीरो चला तो मैं किधर गया? आप कहोगे सर कहीं नहीं गया, जहां थे वहीं हो। या दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? सर जब तक चलोगे नहीं तब तक बता नहीं सकते हम कहां चले, ये भी तो कह सकते हो। क्या मेरी बात समझ आए? तुम्हें आ रही बेटा समझ? कह सकते हो ना। तो जब तक इसमें लेंथ नहीं होगी तब तक क्या आप इसका डायरेक्शन बता सकते हैं? बिना लेंथ के तो डायरेक्शन आप बता ही नहीं सकते। अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया इस। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे? डायरेक्शन के लिए इसमें एक रिमार्क आता है, अलग कलर से लिख रहा हूं, इसका मतलब अलग ही इंपॉर्टेंस है इसकी। इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। मतलब इसका डायरेक्शन हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड का मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। इसकी दिशा हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा बेटा? अच्छा, अब फिर एक प्रश्न और आया। फिर से एक बुद्धिजीवी क्लास में खड़े हुए, उन्होंने कहा सर जो बताया वो तो हम समझ गए कि जो जीरो वेक्टर होता है उसकी लेंथ जीरो होती है, एक पॉइंट होता है सर ये। और सर डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट है, लंबाई नहीं है, इसी वजह से हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। सर ये बात तो अच्छे से समझ गए। पहले बताओ क्या आप समझ गए? सब लोग समझ गए? प्रश्न मुझसे पता है क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने मुझसे प्रश्न ये पूछा कि सर पॉइंट होता है मतलब लेंथ नहीं होती, डायरेक्शन हम बता नहीं सकते, तो सर इसका यूज कहां पे हो? प्रश्न समझ में आया? उन्होंने हमसे कहा सर जब इतना ही बुरा है ये कि लंबाई है नहीं, डायरेक्शन बता नहीं सकते, तो सर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल कहां करते हैं या क्यों करते हैं, या करते भी हैं कि नहीं करते हैं? दो तीन पॉइंट उन्होंने रख दिए। इस बात को समझाने के लिए मैं एक पुरानी बात आज आपको याद दिलाता हूं। हम हमेशा उन्हीं क्वांटिटीज को, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम हमेशा उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो एक जैसी होती हैं, जिनकी यूनिट्स एक जैसी हैं, जिनका नेचर एक जैसा है। जैसे क्या आपने कभी ऐसा सुना है, जो लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो वेलोसिटी प्लस टाइम हो सकता है? या चलो बहुत इस पे तरस खा गए तो एक हमने दूसरा फोर्स यहां दे दिया, लेकिन क्या फोर्स में वेलोसिटी को आप कभी जोड़ सकते हो? नहीं। दोनों के पास डायरेक्शन तो है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है, फोर्स में भी डायरेक्शन है, लेकिन दोनों की यूनिट्स अलग अलग है? तो ये कभी भी जुड़ नहीं सकते ना। एक पॉइंट ये बताया था, एक पॉइंट और समझिएगा, अगर इनकी यूनिट्स भी सेम होती, मान लो जैसे अब मैं वेलोसिटी को ही लेता हूं टारगेट पर, एक v1 है लेकिन ये v1 वेक्टर है, दूसरा v2 है लेकिन ये स्केलर है, ये स्पीड है, ये क्या है? वेलोसिटी मतलब वेक्टर। ये क्या है? स्पीड मतलब क्या हो गया? स्केलर। ये आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, ये आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, दोनों अलग अलग है। अब देखा जाए तो यार इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड लिखते हो, इसकी भी यूनिट मीटर पर, अब तो दोनों की यूनिट सेम है, देखा जाए तो जुड़ना चाहिए, लेकिन एक कमी है इसके अंदर। किस बात की कमी बताओ? डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से आप इसमें जोड़ नहीं पाए, राइट। तो ध्यान से समझना। तो लॉजिकली ये वाली बात भी गलत हो गई। सही क्या है? सही ये है कि अगर मैं फोर्स लिखता, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं फोर्स लिखता, मैं लिखता एक फोर्स और प्लस दूसरा फोर्स, मतलब ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, मतलब इसमें भी डायरेक्शन और इसमें भी
तब मैं जाके दोनों को ऐड कर सकता हूं। कर सकता हूं? दोनों की यूनिट सेम, दोनों के डायरेक्शन अब सेम है, अलग अलग है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें भी यूनिट और डायरेक्शन है, उसमें भी वही यूनिट है और डायरेक्शन है। मैं नहीं कह रहा वही डायरेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन है, यूनिट सेम है, ये कंपलसरी है। राइट? बात करते हैं वेलोसिटी की, ये सही एक्सप्रेशन। बात करते हैं वेलोसिटी की, ध्यान से सुनना। v1 का एक वेक्टर, v2 का दूसरा वेक्टर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड। लेकिन और जो दूसरी खास बात है, इसमें भी क्या है? डायरेक्शन। इसमें भी क्या है? पहले बताइए, तभी तो हम ऐड कर पा रहे हैं इसको, बोलो। तभी तो हम ऐड कर पा रहे हैं। दोनों में यूनिट भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी। अभी देखिए कि मैं बात को कहां से कहां घुमाने वाला हूं। इसको देख के फिलहाल आपको ये तो समझ में आ गया कि हम एक जैसी क्वांटिटीज को ऐड तो करते हैं, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि वो नेचर वाइज भी सेम होना चाहिए। अगर एक वेक्टर है तो दूसरा भी उसी यूनिट का, उसी क्वांटिटी का दूसरा वेक्टर ही होना चाहिए। ठीक? तो वेक्टर प्लस वेक्टर। अभी आता हूं तीसरी बात पे, ध्यान से समझना। वेक्टर प्लस वेक्टर क्या कभी स्केलर के बराबर हो सकता है? वेक्टर प्लस वेक्टर क्या कभी स्केलर के बराबर हो सकता है? बोलो। नहीं। आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि जो यहां होगा वही यहां होगा। अगर यहां वेक्टर्स हैं तो यहां भी क्या होगा? वेक्टर। अगर यहां वेक्टर्स है तो यहां भी क्या होगा? वेक्टर्स होंगे। ठीक बात है ना? अब ये बात क्यों बोली वो सुनिए। एक आपको मैंने करके दिखाया था, एक चीज मैंने कहा था, ये पेन है, मैं दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। 10 न्यूटन इधर, यानी 10 न्यूटन आपकी तरफ से बोलूं तो राइट साइड, आपकी तरफ से राइट आएगा, तो मैंने कहा 10 न्यूटन राइट साइड, 10 न्यूटन लेफ्ट साइड। ठीक है? रिजल्टेंट बताइए। 10 न्यूटन राइट साइड, 10 न्यूटन लेफ्ट साइड। हाँ, ये किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट? कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रिजल्टेंट जीरो हो रहा है। राइट? इसको लिख के कैसे दिखाओगे? हाँ, अब देखो आ रहा हूं मैं टॉपिक पे, उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। इसको लिख के कैसे? बोल तो दिया कि सर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इसका रिजल्ट कितना हो गया? कितना हो गया? जीरो हो गया। अब तुमसे कहा जा रहा है कि लिख के दिखाओ। चलो लिख के देखते हैं। लिख के देखते हैं। ये वाला हटा दें? ये हटा दूं? सबको मालूम है ना? हाँ भाई। अभी ध्यान से सुनना। मैंने एक फोर्स डाला रिजल्टेंट निकालने के लिए, नेट फोर्स बताने के लिए। मैंने एक फोर्स देखा F1, ये कितना था? ये था 10 न्यूटन राइट। और एक फोर्स और लगाया F2। अब देखिएगा, ये है 10 न्यूटन, किधर है? राइट साइड। प्लस दूसरा फोर्स था 10 न्यूटन लेफ्ट साइड। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? जीरो। ये लिखोगे। लेकिन एक बात बताइएगा, ये वाली क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है ना? तो इनका रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल इसको देखो ध्यान से, तो ये कहीं से वेक्टर दिख रहा है? ये तो केवल एक नंबर लिखा है जीरो, और नंबर हमेशा स्केलर ही होता है, वेक्टर तो नहीं होता। राइट? इसको देखोगे तो ये क्या है? स्केलर है। ठीक है? अब एक तरफ वेक्टर है, दूसरी तरफ स्केलर है। एलएचएस में स्केलर आ रहा है, आरएचएस में वेक्टर लिखे, क्या ये मैथमेटिकली सही है? बोलिए। क्या ये गणित या फिजिक्स के किसी भी नियम के हिसाब से क्या ये सही है?
नहीं सही है। अगर राइट साइड वेक्टर है तो लेफ्ट साइड भी वेक्टर होना चाहिए, भले जीरो है। या अगर लेफ्ट साइड में स्केलर है तो राइट साइड भी स्केलर ही होना चाहिए, भले वो कैसा भी है। तो देखा जाए तो इस रिलेशन के हिसाब से मैं यहां इक्वलिटी नहीं लगा सकता। लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता, क्योंकि एक तरफ स्केलर मिल रहा है, एक तरफ क्या लिखा है? वेक्टर। तो अब हमको वेक्टर और वेक्टर का जो समेशन है, वो जीरो वेक्टर दिखाने के लिए हमको नल वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। नल वेक्टर का यूज समझ आया? अब जहां कहीं भी वेक्टर का रिजल्टेंट आपको जीरो दिखाना होता है, हम वहां पे कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? नल वेक्टर। समझ गए बात को? इसको लिखने का जो सही तरीका है वो देखिए कुछ इस प्रकार से है। हमने जीरो बनाया, और यहां पे एक वेक्टर का एरो डाला। अपने आप में इसकी लेंथ जीरो है, क्योंकि आप देखिए 10 न्यूटन राइट और 10 न्यूटन लेफ्ट, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। तो अपने आप में इसकी लेंथ जीरो हो गई। अब जब जीरो है तो इसका कोई डायरेक्शन भी आप बता तो नहीं सकते, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक एरो का साइन, वेक्टर का साइन बना देते हैं। तो कभी भी वेक्टर में जब हमको रिजल्टेंट जीरो दिखाना होता है, तब हम लोग बेटा किसको इस्तेमाल करते हैं? नल वेक्टर को। अब समझ में? इसका काम यही है, हमेशा वेक्टर के जीरो रिजल्टेंट को शो करने के लिए ये काम आता है। क्लियर? क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? पक्का? कोई ऐसा प्राणी, आप पहली बार आए हो, आपको आ रहा समझ में? तो इसका यूज क्या है? इसका यूज है हेल्प्स टू शो जीरो वेक्टर रिजल्टेंट। जब भी वेक्टर का परिणामी जीरो हो रहा होता है, उस वक्त हम जीरो वेक्टर को या नल वेक्टर को, या परिणामी जीरो हो रहा होता है तो हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की हेल्प से ही उसको शो कर पाते। क्लियर है? एस लगेगा। हेल्प्स टू शो जीरो वेक्टर रिजल्टेंट, मतलब जीरो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करने के लिए ये हेल्प करता है। समझ में आ गई बात? सारी बातें क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्लियर है? एक और स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है, पहले लिख लीजिए जो लोग लिख। कितने लोग नीट 2025 में सिलेक्ट होना चाहते हैं? आप कहोगे पढ़ाते पढ़ाते ये कौन सी बात, तुम नहीं सिलेक्शन चाहते हो? 2025 में नहीं चाहते हो? हाथ उठाओ। जो ना चाहता हो उसको कसम कह रहा, कसम खाकर उसको होगा भी नहीं सिलेक्शन। अब हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे करो। अब मैंने क्यों पूछा? अच्छा खासा पढ़ा रहा था रिदम में, अचानक से नहीं, जैसे कहीं गली जा रहे हो तो एकदम से शार्प टर्न लेकर कहीं और जंगल में खड़ा कर दिया तुमको। क्यों पूछा है प्रश्न? चलिए अब एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं। आपको मैंने एक बात समझाई थी, डेली 10 से लेके 20 मिनट तक का समय आपको निकालना होगा किस काम के लिए? रिवीजन के लिए निकालना होगा। लोग कहते हैं हफ्ते में जितना पढ़ो एक दिन रिवाइज करो, मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो ऐसा। डेली पढ़ते हो तो डेली रिवाइज करो, भले 15 से 20 मिनट का आप टाइम चाहे कैसे भी निकालो, उससे मुझे मतलब नहीं।
अगर सिलेक्शन चाहे तो आपके सिलेक्शन का पहला मूल मंत्र आपको दे रहा हूं कि डेली आपको रिवाइज करना है, भले 15 से 20 मिनट आप पुराना पढ़िए। इससे क्या होगा, पलट के देखते रहोगे, चीजें दिमाग में गर्म रहेंगी। ठीक है। संडेज में जैसे टेस्ट होते हैं वो आपको अलग से टाइम पे नहीं करना पड़ेगा, आपको लगेगा भाई सब तो तैयार है, चलो बैठ के क्वेश्चन करें। नहीं ऐसे क्या, मान लो मंडे पढ़ा, संडे टेस्ट है, सैटरडे रिवाइज कर रहे हो, आधे से ज्यादा तो भूल जाओगे। अब मेरी बात समझ में आ गई ना। डेली जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं या होते हैं, आप किसी से बात कर लीजिएगा, आपको 90% स्टूडेंट या शायद और ज्यादा नंबर होगा, 95 96% स्टूडेंट आपको बोलेगा कि मैंने डेली रिवीजन, डेली, बिना नागा। मेरी बात समझ गए। आपको एक टाइम ऐसा लगेगा अरे यार सब तो पढ़ा हुआ सा लग रहा है, क्या पढ़ा है, चलो छोड़ो नहीं पढ़ेंगे आज, ये मत करना। आपको लग रहा है ना सब पढ़ा है तो ये तो अच्छी बात है, उसको और पलट के देख लो, एकदम ताजा गर्म हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए, याद रखना। आपके सिलेक्शन का पहला मूल मंत्र आज दिया है मैंने। इसीलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा था कितने लोग नीट 2025 में सिलेक्ट होना चाहते हो। चाहते ही नहीं हो सिलेक्ट तो बात ही खराब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ये काम डेली करिए, क्योंकि अब आप इतना पढ़ चुके हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी हो, कि आप डेली रिवाइज कर सकते। और आपको 10 से 20 मिनट का समय आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप कैसे निकाल लोगे, बड़े आराम से निकाल। ठीक बात। चलिए खैर, इतनी बातें हो गई, यहां तक समझ गए। एक और स्पेशल टाइप का वेक्टर आपको मैं बताने जा रहा था, जिसका नाम होता है पोलर वेक्टर। क्या बोला, आवाज ही नहीं आई, क्या बीमार हो क्या भाई, क्या नाम लिया, पोलर वेक्टर। राइट। देखो तुम सबसे मिला के अकेले मेरी की आवाज तेज है। पोलर वेक्टर, क्या बोला, तो भी कोई बात, गुप लेगा तुम लोग हैं। अच्छा, हमें कुछ करना थोड़ी ना, वॉल्यूम बढ़ाना है बस। चलिए खैर, अच्छा लगा मुझे, ये जोश होना चाहिए, जिंदा दिली जब तक आपके अंदर है तब तक आप इंसान है समझ लीजिए, वरना तो। एक सवाल आया, फिजिक्स कितनी देर पढ़ लें तो कवर हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हर एक के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे हर मर्ज की एक दवा नहीं होती, हर बुखार की इलाज क्रोसिन नहीं होता, आप समझिए। देखा जाता ना किस टाइप का है। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, देखो बायोलॉजी आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, उसमें कोई शक नहीं है, आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जैसे फिजिक्स है मेरा सब्जेक्ट, नहीं समझ में आया, लोग उससे किनारा करने लगते हैं धीरे धीरे। फिर मिड सेशन में जब 4 महीने आपके बीत जाते हैं, आपकी एक मानसिकता आ जाती, अबे बायोलॉजी में देखो हम भाई जी फोड़ देंगे, ठीक है, केमिस्ट्री हम बहुत अच्छा कर लेंगे, फिजिक्स इतना हो जाए कि हमारा बस कट ऑफ निकल फिर ये मानसिकता आती है आपकी। और जब ये मानसिकता आती है उसी समय मेरे पास आना, मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा बेटा सिलेक्शन नहीं। क्यों, क्योंकि आप मेहनत से भागने के रास्ते निकाल रहे हो। लड़ाई में जीतते तभी हैं जब आप लड़ते हैं। लड़ाई से बगल से कट के निकल जाओगे तो आप जीते हुए नहीं कहलाओगे, हारे हुए कहलाओगे आप, क्योंकि लड़ाई नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब मेरी बात समझ गए। केवल फिजिक्स के लिए नहीं कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए आपको लगता है वो आपका वीक है, आप ज्यादा समय दीजिए। बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूं आपको। ज्यादा समय दीजिए, आपको मेहनत लगेगी, आपको उस समय बुरा लगेगा, ज्यादा समय में कम चीजें हुई, लेकिन एक बार चीजें होने लगेंगी तो आपको बहुत मजा आने लगेगा उन चीजों। और हम खड़े हैं ना आपके लिए, हर तरह की हेल्प हमसे लीजिए, एनी टाइम आप हमसे पूछ सकते हो। यहाँ तो हम लोगों ने कोई ऐसा आपके लिए टाइम बाउंडेशन भी नहीं बनाया कि बेटा इतने से इतने बजे तक ही आपको हम डाउट बताएंगे। अरे तुम पढ़ रहे हो, 12 बजे मेरे पास क्वेश्चन भेजो ना, सोल्यूशन दूं तो क्या, बस आपका मैसेज मैं देख लूं। अब किसी कारण से मैसेज ही नहीं खोल पाया तो बात अलग। इवन आप मुझे कॉल भी कर सकते हो 12 बजे रात तक, ये नहीं कि आप 3 बजे पढ़ रहे हो, सर ने कहा था फोन कर लें, ये डाउट नहीं आ रहा, मिला दिया टन टन, थोड़ी देर सोते हैं, समझ गए। 12 बजे तक आप कॉल व्हाट्सएप कुछ भी करके आप मेरे को ओपनली पूछ सकते हो, फ्रैंकली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नंबर चाहिए, आप सोच रहे हो अच्छा नंबरवा तो दिया नहीं और बोल रहे हैं कॉल या मैसेज करने को, ये लीजिए सर, नाम मेरा पता है, लिखूं कि ना लिखूं, लिख ही देते हैं। सब्जेक्ट मालूम है ना क्या पढ़ाते हैं, है भाई, ऐसा ना हो विशाल सर हिस्ट्री,
विशाल सर जियोग्राफी, और कुछ तो ऐसे कला कर, विशाल सर बायोलॉजी, ये ना करना। डन हो गया, हो गया। कॉल टाइमिंग, दिन में कभी भी बस क्लास ना ले रहे हो, क्लास लेंगे तो देखो फोन पड़ा रहता है, साइलेंट में पड़ा रहता है, पता ही नहीं चलेगा कि तुम फोन कर रहे हो। ठीक, अप टू 12 का है, ये समझ जाते हो 12 AM का मतलब है सीधे लिखूं क्या कि 12 बजे रात है भैया? ठीक, नोट कर लो अच्छे से, हटा दें, लिख लिया, पक्का लिख लिया। अब इसमें से ना एक ऐसे कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, कसम से कह रहे हैं, जब क्लास छोड़ूंगा एक दो मिस कॉल जरूर पड़ी रहेगी, अबे अपना ही दिया, मेरा ही है। अच्छा, आप ट्रू कॉलर में देखेंगे, उसमें प्रमाण आपको मिल जाए, मेरा ही नाम लिख के। तो जाने दो, हम डरते वरते नहीं। अबे जो टीचर YouTube पे लाइव लेक्चर में कह सकता है कि तुमको जहां से डाउट हो पूछो, इतनी हैसियत किसी की नहीं है। तुम कितने टीचरों के YouTube लेक्चर देख लेना, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी टीचर ने ये खड़े होकर नहीं बोला होगा कि तुम पूछो बेटा, लाइव सवाल करो हमसे फिजिक्स का, मैं तुम्हें तुरंत आंसर दूं। ये कलेजा खाली हमारे ही पास है, हम डरते वरते नहीं है। अबे सब्जेक्ट से क्या डरना। आइए, पोलर वेक्टर। हाँ भाई, पोलर वेक्टर की बात, देखो कोई बाहर दीदी बैठी है, उन दीदी को एक एक दो दो बजे सवाल बताए मैंने, दीदी बुला के पूछ सकते, झूठ नहीं बोल। और ये भी बताए दे रहे हैं, मतलब भगवान नाराज ना हो, दीदी सिलेक्ट हो जाए, ये गारंटी है। मतलब मैं नहीं कहता हमने अच्छा पढ़ाया, मैं कहता हूँ वो बहुत मेहनत, सच बता रहा हूँ। मतलब वो बंदी आके बैठती, वो आज तक मैंने पढ़ने के अलावा किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व देखा ही नहीं, सच बता रहा हूँ। पढ़ने के अलावा किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं देखा। बस यही मैं कहता हूँ कि ईश्वर नाराज ना हो, बाकी उसने उतनी मेहनत कर ली है कि भगवान उसको पिक कर सकता है, मतलब पिक कर सकता है बुलाने के लिए। चलिए खैर, आइए, बात आती है पोलर वेक्टर की। ठीक, पोलर वेक्टर क्या होते हैं पहले सुनो ध्यान से। कुत्ता जानते हैं? आप कहोगे सर वेक्टर में कुत्ता कहां से घुसा है, अभी बताता हूं। कुत्ते की पूंछ को एक रॉड से बांध दो, ठीक, फिर उस रॉड को एक खंबे से बांध दो। अब वो कुत्ता क्या आगे पीछे जा पाएगा? बोलो, नहीं। अब वो कुत्ता केवल गोल घूमेगा, इसके अलावा कुछ नहीं जा पाएगा, जाएगा क्या? वो कुत्ता केवल गोल घूमेगा ना, वही कुत्ता तुम्हारा पोलर वेक्टर है। कुछ मतलब बात समझ आई नहीं आई ना? हमने समझाया, इसे नहीं समझ में आया होगा। जैसे एक वेक्टर है, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, उसका हेड होता है एरो, और एक उसका टेल होता है। टेल को पकड़ के फिक्स कर दो, बिल्कुल एक पॉइंट पे रोक दो। अब क्या इस वेक्टर को ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हो? कहीं भी नहीं कर सकते। अब ये वेक्टर केवल दो ही तरह से मूव कर सकता है, बताओ कैसे? या तो ये आपकी तरफ से, ये क्लॉकवाइज, आपकी तरफ से समझा रहा हूं, या तो ये क्लॉकवाइज होगा और या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो ये घड़ी की सुई की दिशा में होगा या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा, और कोई तो मोशन नहीं होगा ना। बस यही वेक्टर तुम्हारा कहलाता है पोलर वेक्टर। अब मेरी बात समझ में आ गई? अब दिस इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जो केवल रोटेट करता है, घूमने को क्या बोलते हैं? रोटेशन, राइट? तो कैसा मोशन करता है? रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति कहते हैं हिंदी में। तो एक ऐसा वेक्टर जो केवल रोटेटरी मोशन कर सकता है, क्लियर? कौन सा वेक्टर कहलाता है? पोलर वेक्टर। तो मैं बड़े कम शब्दों में इसको लिखने वाला हूं, दीज आर रोटेटरी वेक्टर्स। ये रोटेटरी की जगह रोटेटिंग वेक्टर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वेक्टर कभी रुकते नहीं है, ये हमेशा ही घूम, जैसे घड़ी की सुई हमेशा घूमती हुई मिलेगी आपको ऐसे, है ना? तो ये वेक्टर भी कभी रुकते नहीं, ये घूमते ही रहते हैं, परमानेंट घूमते रहते हैं। मेरी बात समझ गए? आपको अगर ऐसा लगे कि एक वेक्टर रुका है तो ये पोलर वेक्टर है, आप कहोगे नहीं ये पोलर नहीं है। रुका हुआ वेक्टर पोलर वेक्टर नहीं होगा, घूमता हुआ वेक्टर पोलर वेक्टर। तभी मैंने लिखा रोटेटिंग वेक्टर, घूम रहे होते हैं, हमेशा घूमता ही रहेगा वो।
मेरी बात समझ आई ना? वो कौन सा वेक्टर हुआ? पोलर वेक्टर। अभी कुछ चीजें आगे बताऊंगा, तब पोलर वेक्टर को लिख के कैसे दिखाते हैं ये भी तुमको समझाऊं। अभी इस स्टेज में नहीं बता सकते, ठीक है? इस स्टेज में नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन जो आपके मतलब की जितनी चीजें वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। मैंने आपके आगे एक सर्कल बनाया, एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है, इसमें एक वेक्टर बनाते हैं पोलर। अब इसका जो पॉइंट है वो इधर पे फिक्स है, ये कहीं हिलेगा नहीं, आगे पीछे नहीं जाएगा, यहीं रुका है। और इसके घूमने को मैंने ऐसे बोल दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? घड़ी की सुई के विपरीत, एंटी क्लॉक वाइज, राइट? ये अपना मोशन लगातार कर रहा है और इसकी लंबाई आप एल बोल सकते। और इसके देखो थीटा को मैं एक नाम दे रहा हूं, वेट। अच्छा, कितनों को ये मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। कितनों को मालूम है? सबको मालूम है। अब नीचे करो, फिर एक सवाल। कितनों को ये मालूम है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? जो रेखी पड़ा वही कोणीय बोल रहा हूं, कोणीय गति। जो कोणीय विस्थापन हुआ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम चीज है। जैसे आप लोग लिखते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा कुछ लिखते हो ना? तो मैंने लिखा ये लीनियर है, ये रेखीय है। मैंने लिखा ये ओमेगा है, एंगुलर कोणीय, इज इक्वल टू, जब ये लीनियर होता है तो एक्स दिखता है, जब कोणीय होता है तो थीटा दिखता है, अपॉन टी, सेम सिंबल। तो थीटा को क्या लिखा? ओमेगा टी। तो अब जो मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं ना, एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है ओमेगा टी। और देखो यहीं से समझ में आएगा, ओमेगा क्या है इसका? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। थीटा तो आप समझ ही रहे हो, थीटा लिखने की जरूरत नहीं। थीटा क्या है? एंगल। ये कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट है, तब भी टाइम तो बढ़ रहा है। तो t इज इक्वल टू, अच्छा बताओ, चलो एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा कितना होगा? फिर से सवाल पूछता हूं, जब t 0 होगा तो थीटा कितना होगा? क्या पीछे वालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई क्या? 0 ना? तो जब t 0 है तो ओमेगा इंटू 0 यानी थीटा 0 हो गया। मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये यहां पे होगा वेक्टर। अब बताइए t एक मान लो सेकंड है, एक 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 ऐसे सेकंड बढ़ा रहा है ना, तो ये वेक्टर भी ऐसे 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 अपने आप बताइए घूमता रहेगा। अगर मैं इसको टाइम बता दूं कि ये टाइम का वेक्टर है, या वेक्टर नहीं सॉरी, अगर ये टाइम का टर्म है, तो 0 सेकंड में ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। क्या समय का बढ़ना आप कभी रोक सकते हो? नहीं। तो आप इसकी गति भी कभी रोक नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ गए होंगे अब? तो ये अपने आप घूमने वाला वेक्टर होता है, इसमें कोई कलाकारी, कोई कुछ नहीं करता। समझ गए? क्लियर हो गया? पोलर वेक्टर एग्जैक्टली क्या है, अब समझ में आया? समय के साथ अपने आप ये घूमता रहेगा, लंबाई नहीं बदलेगी, लेकिन एंगल बदलता रहेगा, जिस कारण उसकी दिशा हमेशा चेंज होती रहे। क्या एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आ गया, बिना किसी डाउट के? आपको आ रहा है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? ओजस। तुम्हें आ रहा है समझ में? ठीक। संडे को 11 बजे मैंने एक बैकअप क्लास के लिए बोला हुआ है, याद रखिएगा। अगर अनाउंसमेंट नहीं भी आता है किसी कारण से तो क्लास होगी। समझ गए? बना लीजिए पहले इतना।
बन गया बेटा, क्लियर? हो गया। अब एक और स्पेशल वेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला था उधर से, क्या बात है? इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। पूरे साल आपको मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाने वाला हूं, ऐसे ही कह रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। वो मेन में नहीं कराए जाते हैं यार, इसे तो इनफाइनाइट होते हैं सर। अच्छा सुनिए, एक और स्पेशल वेक्टर है, इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। यहां से आपके मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी वेक्टर। ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग यूनिट वेक्टर, और जो हिंदी वाले हैं लिख सकते हैं एकांक वेक्टर। हाँ दीदी, आप सदिश भी लिख सकते, कोई दिक्कत। यूनिट वेक्टर, हिंदी वर्जन एकांक सदिश। हाँ बोलो 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 बोलो। पेपर तो तुम हिंदी में दे सकती हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई तुमको इंग्लिश में कर। हाँ तो दोनों भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करो ना, तभी तो दोनों बताता हूँ, और काहे के लिए बता। दीदी नमस्ते, हम पढ़ाएंगे। हाँ भाई। यूनिट हिंदी वर्जन एकांक वेक्टर या एकांक सदिश। देखो इसको नाम से डिफाइन कर सकते हो। एक ऐसा वेक्टर होता होगा जिसकी लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। वन मतलब यूनिट। मेरी बात समझ गए? तो बड़े आसान से सस्ती सुंदर और टिकाऊ डेफिनेशन है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एकांक है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। हैविंग यार छूटा है, काम करते हैं, अ वेक्टर ऑफ कर देता हूं। यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक है क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। हिंदी में लिखवाना है क्या अलग से, क्लियर है ना? किसी को लगे यार मेरे को बोल देना, मतलब बिना संकोच के, राइट? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ये तो बड़े आसान सी बात थी। इसके यूज, इसके सिंबल ये अच्छे हैं। पहली बात, इसका यूज कहां करते हैं वो आप पहले देख लो, फिर आपको मैं समझा भी दूंगा। इसका यूज है दो। यूजेस, पहला टू एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी दी हुई वेक्टर राशि, किसी भी दिए हुए सदिश के डायरेक्शन को बताता है, पहला यूज। इसका क्या यूज है, टू एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी दिए हुए वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में आपको यूनिट वेक्टर बताएगा। देखिए
डायरेक्शन को बताने के लिए दो बातों का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप एंगल के फॉर्म में बता दीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है, या आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में बताइए। दोनों ही डायरेक्शन बताते हैं, चाहे एंगल हो चाहे यूनिट वेक्टर हो। तो ये यूनिट वेक्टर है जिसके लिए मैंने लिखा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को ये बताता है। पहला ये हो। दूसरा, अभी एक एक का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा होता है किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के काम में आता है बाय मल्टीप्लाइंग a scalar with a unit vector it can convert into a vector। जब हम किसी भी स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? जब भी हम किसी स्केलर को यानी किसी अदिश को किसी एकांक वेक्टर से गुणा करते हैं तो वो अदिश एक सदिश राशि में कन्वर्ट हो जाता है। when we multiply a scalar with a unit vector, it will convert or it can convert into a vector। कोई दिक्कत? क्या नहीं समझ में आया? हिंदी समझ आई? अच्छा, वही नहीं है, इंग्लिश आई? लो। किसी स्केलर को, अभी मैंने कहा ना मैं दोनों को करके दिखाऊंगा तो आप बेहतर समझोगे। ये तो मैंने केवल लिखा है एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा यह है कि किसी भी स्केलर को कभी वेक्टर में कन्वर्ट करना हो। स्केलर मीन्स हो गया कोई एक नंबर, ठीक। किसी ने कहा इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसके साथ में कर दीजिएगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? उसी स्केलर का वेक्टर फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया। अब समझ गए? अब कोई दिक्कत? आगे चले? ना लिख लिया आपने? ना कर लीजिए अगर ना लिखा हो, क्योंकि अब मेरी मैथमेटिक्स शुरू होती है यहीं से। एक बार ये वाला लिख लीजिए। जब हम किसी स्केलर को किसी एकांक सदिश से गुणा करते हैं, स्केलर मतलब अदिश हो गया। जब हम किसी अदिश को किसी एकांक सदिश से गुणा करते हैं तो वो स्केलर वेक्टर में मतलब सदिश में बदल जाता है। समझ गए? लिखा आपने? अब आया समझ में? अब आगे बढ़े, चलिए। अच्छा एक सेकंड, ये लिख गया सबका? अभी बताओ, पहले क्लियरली लिख गया सबका? आगे चलें। अब प्रश्न आया कि सबसे पहले ये देखते हैं यूनिट वेक्टर को बनाते कैसे। ठीक है, देखिए किसी भी क्वांटिटी को पढ़ने के पीछे की दो तीन वजह होती। पहली वजह वो क्वांटिटी है क्या, जैसे यूनिट वेक्टर है क्या, बता दिया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और जिसका यूज क्या करते हो, या तो डायरेक्शन बताओगे या किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करो। ये तो हो गया क्या है, और साथ में हो गया यूज। अब क्वेश्चन आता है बना कैसे। ये बहुत ध्यान से देखना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ध्यान से समझो, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि हम यूनिट वेक्टर को आखिर बनाते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला है उसका। और बड़े आराम से एकदम बहुत प्यार से आपको मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला निकाल के दे दूंगा। बस आपको अपना दिमाग यहीं पर रखना है, दिमाग भटकाना नहीं है। क्या हुआ, मेरे पास से मान लीजिए
चलो डायरेक्ट बना। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है ओपी, ओ ये हो गया, पी यहां लिख दे रहा हूं। इस वेक्टर का क्या नाम है? ओपी, अभी लिख दूंगा। मैंने माना, देखिए मैंने माना कि इसकी लंबाई है 3 यूनिट। अब वो 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसकी लेंथ मैंने खुद से मान ली। आप ये मत पूछना सर 3 क्यों लिया, जवाब मैं तब भी यही दूंगा कि मैंने माना है। आप 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 यूनिट की लंबाई मानी। इस वेक्टर का नाम, किसी ने हमसे कहा कि सर इसका नाम क्या होना चाहिए, मैंने कहा नाम तो यार ओ और पी के बीच में वेक्टर बना है तो हम लिखेंगे ओपी। ठीक, तो नाम तो हो गया, नाम चलो यहां लिखा हुआ, कोई दिक्कत। अब हमसे किसी ने कहा कि सर इसका डायरेक्शन, मैंने कहा यार डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं ये थीटा दिखा सकता हूं आपको। आप देखिए ओपी के बारे में मेरे पास में दोनों जानकारी मौजूद है, इसकी लंबाई प्लस इसका डायरेक्शन। अब किसी ने हमसे कहा कि सर इसका एकांक वेक्टर बनाइए, इसका यूनिट वेक्टर बनाइए। किसी ने हमसे कहा कि सर जो वेक्टर आपने बनाया हुआ है ना सर, इसका यूनिट वेक्टर बना के दिखाइए और क्या फॉर्मूला होता है वो भी बताइए। मैंने कहा देखो यूनिट वेक्टर जब बनाऊंगा तो एक बात का ध्यान रखना है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1। अगर मैंने यहाँ पे 3 3 माने हैं, मतलब 3 लंबाई मानी है, क्या मैं यहाँ पे 3 बार इसको 1 1 और 1 की लेंथ में बांट सकता हूँ? बांट सकते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, एक वेक्टर ये बनाया, क्या ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? एक और बनाया, क्या ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए? क्यों भाई, होना चाहिए ना। एक और बनाया, क्या ये भी एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए? क्लियर है सारी बातें? क्वेश्चन ये आया नाम क्या रखे जाएं, तो मेन वेक्टर कौन था? वेक्टर ओपी। इसी से तो हमने 3 यूनिट वेक्टर निकाले हैं। तो पहले लिखो मेन वेक्टर के बारे में उसका नाम। ये मत लगाना, क्योंकि ये लगा दोगे तो पूरा वेक्टर हो जाएगा, ऐसा एरो नहीं लगा सकते। ठीक, केवल नाम लिखो। अब यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक उल्टा वी बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। इसको भी आप ओपी कैप बोल सकते हो क्योंकि उसी ओपी का है। इसको भी आप ओपी कैप बोल सकते हो क्योंकि उसी ओपी से बने। ओपी कैप क्या है? ओपी कैप बोला जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ, किसका है? वेक्टर ओपी। ओपी कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ओपी। तो यूनिट वेक्टर आपको कभी भी दिखाना हो तो उसको इस नॉर्मल साइन से नहीं दिखाते, उसको हम ऐसे कैप से दिखाते हैं। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? कैप, कैप से दिखाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये तो हो गया इसका लिखने का तरीका, जिस वेक्टर से बना उसका नाम और ऊपर लगा दी टोपी। ठीक, अब दिखाना कैसे, जरा आइए इस पे चर्चा करें। एक खास बात और दिखाऊं तुमको, ये बताओ जो हमारा मेन वेक्टर था ओपी, इसका डायरेक्शन क्या ये थीटा के फॉर्म में दिखा रहे थे? अच्छा ये बताइए जो यूनिट वेक्टर निकाले, अगर मैं कहूं उनमें भी यही थीटा का डायरेक्शन है तो क्या मेरी बात समझ में आती? जो हमने 3 यूनिट वेक्टर निकाले, आप ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट वेक्टर में पहले वाले में तो तुम्हें थीटा वही दिखाई दे रहा, क्या दूसरे वाले में भी वही थीटा होगा? क्या तीसरे वाले में भी वही थीटा होगा? भाई हॉरिजॉन्टल से एंगल तो बराबर ही होगा ना, लाइन तो एक ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूनिट वेक्टर में भी वही डायरेक्शन होगा जो इसके ओरिजिनल पेरेंट वेक्टर में था? पेरेंट वेक्टर समझ गए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसी से हमने बनाया है, तो ये पेरेंट हुआ किसका? यूनिट का।
पेरेंट मतलब माता पिता, राइट। तो ये पेरेंट वेक्टर है। तो क्या दूसरी इंफॉर्मेशन यूनिट वेक्टर के बारे में ये लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर के पास जो भी डायरेक्शन होगा वो उसके पेरेंट वेक्टर का ही होगा, कुछ बाहर से अलग से नहीं आएगा। भाई इस वाले यूनिट वेक्टर में भी पेरेंट वेक्टर का एंगल था थीटा, इसमें भी उसी पेरेंट वेक्टर का एंगल थीटा था, और इसमें भी देखो वही एंगल थीटा आ रहा है। तो हम यहां से बात देख के बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर में वही एंगल आएगा जो उसके पेरेंट एक्टर नहीं, सॉरी, पेरेंट वेक्टर में होगा, राइट। कह सकते हैं ना। तो मैं दूसरा एक पॉइंट यूनिट वेक्टर में डालता हूं। यूनिट वेक्टर ऑलवेज हैज सेम डायरेक्शन as that of its parent vector। यूनिट वेक्टर में भी वही दिशा होगी जो उसके अभिभावक सदिश में होती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक। लिख लीजिएगा, जो पेरेंट वेक्टर जो मेन वेक्टर की दिशा है वही यूनिट वेक्टर की दिशा हो, ठीक। समझ गए। हिंदी में लिखना चाहते हैं, पक्का ना बोलूं, आगे बढ़े, रुके हैं कहीं बढ़ नहीं रहे, लाइन खींच रहे। यूनिट वेक्टर में भी वही डायरेक्शन होता है जो उसके पेरेंट वेक्टर में मौजूद हो, कहीं अलग से कुछ बाहर से उसके पास में नहीं आता, सब कुछ पहले से वहां बना होता है। तो 100 यूनिट वेक्टर बना दूंगा, और क्या, 100 को बराबर बराबर भाग में बांट दो, एक एक के सेक्शन में कितने कटेंगे, 100 कटेंगे तो 100 बन जाते, इसीलिए तो 3 लिया है, 30 नहीं लिया। नहीं हम 30 वेक्टर बनाते, आप सोचो। तुम वहां पे नहीं, ये सब बनाने को नहीं आता कभी, ये तो समझा रहा हूं मैं अपने तरीके से आपको। भैया क्या, कोई थोड़े ना एक एक लाख बना के दे दे, कह के लाओ बेटा बनाओ तुम इसके यूनिट वेक्टर। हमारे साथ जब रैगिंग हुई थी ना कॉलेज में, तो इससे मिलता जुलता इन्होंने क्या पूछा कि सर ये 3 लिए तो आपने 3 बनाया, अगर 100 दिए होते तो क्या हम 100 बनाते। मुझे याद आ गया एक घटना। हमारी रैगिंग हो रही थी, मतलब जाते ही जाते शायद चौथा या पांचवा दिन होगा। तो क्या होता था, सीनियर, शुरू में बड़ा भाई डर लगता है सबको, यार सीनियर है ऐसा लगता है पता नहीं। यार हम थोड़े दुष्ट टाइप के आत्मा थे। मेरा जो दोस्त था वो भी कनपुरिया था, बड़े सीधा था वो। हम उतने ही कलाकार, भाई साहब सच बता रहा हूँ, आज भी हैं, हम उतने ही कलाकार। तो वो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग रैगिंग के नाम पे देखो दो तीन चीजें करते हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, पूरा आपके बारे में जानना होता है उन्हें भी, यार कोई नया मेहमान आता है तो हमारी क्यूरोसिटी नहीं होती है, कौन है, कैसा प्राणी है, कितने हाथ कितने पैर हैं इसके, ठीक, ये सारी बातें। तो हमारे बारे में भी वो जानना चाहते थे। वो जानते हैं आईक्यू लेवल के टेस्ट से। भाई साहब हम लोग को ग्राउंड पे बुला ले गए, कहते आओ नीचे ग्राउंड पे। आ गए भाई, हमें लगा मुर्गा उर्गा बनाएंगे, हम तो मेंटली प्रिपेयर थे पूरा इसे करने को, कोई दिक्कत नहीं। पूरा मतलब मेरा मन था कि मुर्गा तो बनना ही, चलो बन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज। तब इतने मोटे नहीं थे, पतले थे, आज तो बन ही नहीं पाए। तो उन्होंने एक माचिस की तीली निकाली, समझिएगा, और उस माचिस की तीली को एक हमको दे दिया और एक हमारे जो साथ में था उसको दे दिया। वो ये कहा कि काफी बड़ा ग्राउंड था, कहते हैं कि पूरी बाउंड्री वॉल, चार होती ना बाउंड्री वॉल, एक उधर एक उधर एक उधर उधर, तो चारों को क्या बोलते हैं, पेरीफेरी, परिधि, समझ गए होंगे। कहते हैं बेटा माचिस की तीली ऐसे घुमा घुमा के नापो, जैसे एक तीली है, एक एक ऐसे नापा, फिर एक ऐसे रखी, फिर ऐसे रखी, फिर ऐसे रखी, पूरा नापो पूरा, और तुमको ये बताना है कि कितनी बार तुमने तीली पलटाई है, राइट।
यार हम खड़े थे, हम पहले ऐसे देख रहे थे यार कितना नापना है, पहले हमको लगा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, सवेरे शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगा इसी काम में, तो मजे का ग्राउंड होता है यार। वो भाई साहब जो हमारे साथ वाले का डर कह लीजिए, का सीधापा कह लीजिए, या कोई दूसरा पा कह लीजिए, तो वो भाई साहब नापने चले। हमसे कहता है सीनियर हमारा, कहता तू क्यों नहीं जा रहा, मतलब तुमसे तो बात ही नहीं करते बेचारे, तू से बात करते, उनकी भी अपनी एक महिमा होती है। तू तू क्यों नहीं जा रहा बे, वो चला गया, तू ज्यादा वीआईपी बन रहा है, तू ज्यादा नवाब है। मैंने कहा नहीं सर, हमने नाप लिया। अब यार उसने हमको ऐसे ऊपर से नीचे तक ये तो देखा, कैसे देखा होगा सोच लो। ठीक, अच्छा और गलत हुआ तो? हमने कहा सर गलत नहीं हो सर, नापा हुआ है, एकदम नापा हुआ है। कहते कितना? मैंने कहा सर 10,122.5 चक्कर माचिस की तीली ऐसे घुमाई। कहता झूठ बोल रहा, हमने कहा नहीं सर क्रॉस चेक कर सकते, क्या दिक्कत। तो अब तुमको लगता है यार वो क्रॉस चेक करेगा, मतलब मैं खड़ा वो नाप रहा बैठ के है? कहता हाँ सही जवाब, परफेक्ट आंसर, यू आर परफेक्ट। और यकीन मानिए उसी सीनियर ने मेरी बड़ी हेल्प, सच बता, तो उनका नाम हम लोगों ने न्यूटन रखा हुआ था, क्योंकि यार वो अपने में वाकई में न्यूटन के ही दूसरे अवतार थे। भाई साहब कुछ भी पूछ लो उनसे, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट का, अबे ऐसे समझाते थे भाई साहब, मजा आ जाता। तो उनको हम लोग न्यूटन सर, हम क्या सारे लोग बुलाते थे न्यूटन सर के नाम बुलाने लगे। खैर अच्छी ट्यूनिंग हो गई। और वो जो दूसरा बेवकूफ था उसने करीब 3 साढ़े 3 घंटे तो नापा होगा। अब मैं कह भी रहा हूँ अबे चल हो गया, अबे चल, नहीं सीनियर ने कहा "ओए, पीटेगा"। शाम को बेचारा आया तो नाश्ता वास्ता उसको, तो इनके जब इनका इनकी बात सुन के मुझे याद आ गया कि मतलब अगर 100 देंगे तो 100 थोड़ी ना बनाने होते, समझाने के लिए तो एक ही काफी है। अब समझ गए? हाँ, चलिए खैर आइए, इतनी बातें समझ में आ गई आपके, यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा और आगे की बात कर। तो ओपी कैप हो गया, रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन बता दिया कि भाई पेरेंट वेक्टर का ही डायरेक्शन लेकर आएगा, कुछ अलग से नहीं है। अब आइए इसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला तुमको, ठीक है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक दिन वेक्टर को खड़ा होकर दूर से देख रहा था, तो मुझे इस वेक्टर में दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक था इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसका डायरेक्शन। ऐसे मैं इसको दूर से देख रहा था, मैंने कहा अच्छा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तुरंत मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं करके क्या होता है। फिर मैंने कहा जब मैं इसको मॉडुलस में बंद कर दूंगा, क्या बोलते थे इसको, मॉड ऑफ वेक्टर बोलते थे, याद है? तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाता था केवल मैग्नीट्यूड, क्या इसमें डायरेक्शन मिलता था? नहीं। ठीक। फिर मेरे दिमाग में एक आई खुराफात, खुराफात ये आई, यार देखते हैं करके क्या निकल के आता है। तो मैंने ये काम कर दिया इसके साथ, मैंने कहा यार ये जो वेक्टर है ना, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये जो वेक्टर था तो मैंने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मुझे नहीं पता था क्या आने वाला है, मैंने कहा चलो देखते हैं। वेक्टर है तो वेक्टर वाला पार्ट लिखा, भाई वैल्यू तो लगाओगे ही। ठीक है, और ये लगाया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। ठीक। अच्छा बताइए, जो मैग्नीट्यूड ये है वही तो ये होगा, क्योंकि उसी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड लिया है, मॉड लिया है। क्या ये दोनों सेम थे? जो चीजें सेम होती हैं वो डिवीजन में कट जाती हैं। कट के क्या आ गया? कटता तो 1 आता है ना। तो फिर यार मैंने देखना शुरू किया कि भाई वेक्टर
में जब हमने उसके मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो मेरे पास जो क्वांटिटी आई वो 1 आई और साथ में डायरेक्शन आया। अच्छा एक बात बताओ, ये डायरेक्शन क्या इसी मेन वेक्टर यानी पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन है? कुछ अलग से तो नहीं आया। अब मैं इसको दूर खड़ा होकर ऐसे देख रहा था, मैंने कहा यार मैग्नीट्यूड की जगह लिखा है 1 और डायरेक्शन है मेन वेक्टर का, क्या ये क्वांटिटी का नाम मैं यूनिट वेक्टर रख सकता? डेफिनेशन क्या कहती थी? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसमें केवल डायरेक्शन पाया जा रहा है, वो भी किसका? मेन यानी पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन पाया जा रहा है। आप पीछे वाले पेज पर आओ, दोनों बातें लिखी थी। यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या कहलाता था? यूनिट वेक्टर। क्या बताता था? डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसका आता था? डायरेक्शन आता था हमेशा पेरेंट वेक्टर का। क्या इन सारी बातों को मिला के मैं इसका एक नाम रख सकता हूं? क्या नाम रखना चाहिए? यूनिट वेक्टर रखना चाहिए नाम। क्या ये बात समझ में आती है सबको, जितने यहां बैठे हो जीवित प्राणी सारे लोग? क्लियर है भाई? तो क्या मैं अब ये वाली बात मैं इधर लिख देता हूं। तो मैंने 1 कॉमा डायरेक्शन के कंप्लीट पेयर को एक नाम दे दिया यूनिट वेक्टर, जिसको कि मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही बोला? यहां तक तो मैंने बना दिया। अब एक अत्यंत इंटेलिजेंट टाइप के प्राणी क्लास में खड़े हुए, वो कहते हैं सर ये तो समझ में आया, सर इसको इस वाले सिंबल में लिख के बताइए तो और अच्छा लगेगा। मैंने कहा देखो लिखता हूं। यहां पे तुम्हें यूनिट वेक्टर में से कौन सा वेक्टर नजर आ रहा है? यूनिट वेक्टर के नाम पे कौन सा वेक्टर नजर आ रहा है? ओपी कैप। चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, एक ही बात है। तो मैंने कहा भाई लिखूंगा लेकिन कलर में परिवर्तन भी करूंगा। तो मैंने कहा ये हो गया यूनिट वेक्टर का नाम ओपी कैप। मेन वेक्टर कौन है? ओपी है। मेन वेक्टर है ओपी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ उसी मेन वेक्टर का। तो मॉड ऑफ क्या लिखेंगे? ओपी ही तो लिखेंगे। वेक्टर मेन क्या था? ओपी। तो मॉड भी तो उसी वेक्टर का लिया है, तो ये मॉड ऑफ ओपी इज इक्वल टू व्हाट? यूनिट वेक्टर। तो जब भी किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस यानी उसके मैग्नीट्यूड यानी उसके परिमाण से आप डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो जो क्वांटिटी निकल के आती है वो उसी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकल के आता है। ठीक? देखिए ये एक लॉजिकल कैलकुलेशन है, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं। क्या किया? एक वेक्टर था, मैंने देखा वेक्टर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने कहा इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो ये मुझे दिखाई दिया, मॉड लगाया। फिर मैंने कहा दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या आना चाहिए। मैंने दोनों को डिवाइड करके देखा और ये पाया कि जो मैग्नीट्यूड है वो कट गया, बचा क्या? डायरेक्शन। 1 कॉमा डायरेक्शन, एकदम से मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा 1 कॉमा डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर होता है, तो इसकी जगह मैंने यहां पे लाया। अब ये मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पलट दिया है, ठीक है ना? जो आरएचएस है वो एलएचएस बना दिया है, जो एलएचएस है वो आरएचएस बना दिया। समझ गए आप? तो 1 कॉमा डायरेक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया? यूनिट वेक्टर। और ये वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वहीं पे है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर क्या दिखाता है? केवल परिमाण, केवल लंबाई दिखाएगा, केवल मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो जब भी किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड दे देते हैं तो हमें कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है? उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है। अब बताओ पूरा एनालिसिस समझ आया? देखिए कैलकुलेशन मेरा खुद का बनाया है, ऐसा आपको किसी किताब में, किसी नोट्स में, किसी बुकलेट में नहीं मिलने वाला। इसको लिख जरूर लीजिए। ठीक? आलस मत करिएगा बिल्कुल भी, 1% आलस मत करिए। नहीं लिखा हो तो जल्दी से लिखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अति आवश्यक।
हो गया? डन? कोई दिक्कत नहीं? अब आइए जरा इसी के कुछ एग्जांपल्स पे चर्चा करते हैं। पहले कुछ और इसके बारे में बता दूं आपको। देखिए हमारे पास तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं। तीन तीन एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। उन्हीं के अलोंग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास में तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, राइट? आइए दिखाता हूं। ये कौन सी एक्सेस है? एक्स ये वाली, वाई ये वाली, जेड। तीन एक्सेस हो गए। अब अगर एक्स एक्सेस वाला डायरेक्शन कभी आपको दिखाना है तो आप इसके लिए यूज करेंगे यूनिट वेक्टर आई। अब ये तो खाली आई लिखा, यूनिट वेक्टर कैसे दिखाओगे? इसके ऊपर कैप बना के, ठीक है? वाई एक्सेस को दिखाने के लिए जे कैप, और जेड एक्सेस को दिखाने के लिए के कैप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल समझ लेंगे तो आपको और बेहतर लगेगा। ये जैसे पॉइंट ओरिजिन है। अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात बताना, अगर ये राइट साइड में प्लस दिखा रहा हूं तो इधर लेफ्ट में क्या दिखाऊंगा? माइनस आई। अगर ऊपर वाई है तो नीचे, मतलब ऊपर अगर जे है तो नीचे माइनस जे, अगर बाहर के है तो अंदर माइनस के, दैट इज माइनस जेड एक्सिस। ठीक है? एक मैंने कहा इसका एक एग्जांपल आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई बॉडी है और ये बॉडी राइट साइड जा रही है और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कहा कि भाई स्पीड ऑफ द बॉडी कितनी है, तो किसी ने मुझे बताया कि सर जो स्पीड है जिसको कि हम लोग केवल v से दिखाते हैं वो है 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा चलो स्पीड पता चल गई, ये मैंने माना है, समझ गए ना? फिर मैंने कहा वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी, मैंने कहा जो वेलोसिटी है ना, पहली बात तो वो वेक्टर होता है, दूसरी बात उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, राइट? क्या बोला? 5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन को दिखाने के लिए लिख दिया टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट का मतलब दाहिनी तरफ, टूवर्ड का मतलब होता है तरफ, ठीक है? क्या लिख दिया? राइट साइड, दाई तरफ, ठीक? या इसका एक तरीका और है, टूवर्ड्स राइट की जगह जैसे अभी एक्सेस में हम बात कर रहे हैं, तो आई होप ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। अलोंग प्लस एक्स। क्या ये अच्छा लगा और देखने में? भाई एक्सेस में दिखा रहा हूं डायरेक्शन ना, तो आपको इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ ही दिखाई दे। मैंने बस वही लिख दिया, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर है? कोई डाउट? स्पेशली जो हमारे हिंदी वाले हैं, समझ रहे हैं सारी बातें? कहीं दिक्कत दे तो बताना, मैं हिंदी बता दूंगा, ठीक है ना? टेंशन ना लेना। अब मैं दूर खड़ा देख रहा था, मैंने कह रहा था ऐसे यार मजा नहीं आ रहा, 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस बार बार थोड़ी ना लिख सकते इतना बड़ा। मैंने कहा बिल्कुल सिंबल में क्या होना चाहिए सिस्टम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं? सिंबल जिसके लिए जो बने हैं उसके पदों में व्यक्त करना। आइए दिखाता हूं। मैंने कहा सबसे पहले तो वेलोसिटी का ही सिंबल हम लोग वी उठा लेते हैं। अब कितना मैग्नीट्यूड है भाई? वेक्टर है,
दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, वेक्टर है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के नाम पे क्या डाल दिया? 5। डायरेक्शन कहां दिखाना था? अलोंग एक्स एक्सिस। इसके लिए सिंबल क्या बनाया? आई कैप। मेरी बात समझ में आ गई? तो अलोंग एक्स एक्सिस दिखाने के लिए हमने लगाया 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। भाई साहब ये देखते ही कोई भी बता देगा कि बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्स एक्सिस की तरफ जा रही। आई कैप इतनी बातें बता देगा आप कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रही। मान लीजिए अगर ये वाई एक्सिस की तरफ जा रही होती तो क्या लिखता? तब लिखता 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर ये बाहर जेड एक्सिस की तरफ आ रही होती तो क्या लिखता? 5 के कैप मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो ये, अच्छा एक बात बताइए, ये 5 आई कैप आपके सामने अगर लिखा है, मान लो फिगर नहीं बनी, मान लो नहीं बनी, और तुम्हारे सामने केवल लिख दिया 5 आई कैप, बताइए क्या ये आई कैप ही वो टर्म है जिसको देख के तुम बताओगे कि बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है? बोल सकते हो ना? क्या इसका काम समझ आया? डायरेक्शन बताने वाला। समझ गए मेरी बात? तो ये डायरेक्शन बताने के काम आ रहा है। अब देखो जो दूसरा आपको यूज बताया था, क्या बताया था? दो यूज बताए थे। दूसरा यूज ये है कि यदि हम किसी स्केलर में किसी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्केलर एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। बोला था? बोला था? आओ दिखाता हूं। यदि हम, ध्यान देना, यदि हम किसी स्केलर में, 5 नंबर है ना, स्केलर है ना, यदि हम किसी स्केलर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, 5 आई हो गया ना, तो यदि हम किसी स्केलर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी? तभी तो आप वेक्टर के सामने इसको लिख रहे हो पूरा। मेरी बात अब समझ गए होंगे। 5 एक नंबर था, आई कैप का मल्टीप्लाई होते ही फायदा मिला 5 को। 5 ओरिजिनली तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है आई कैप का। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। तो 5 वैसे ही बना रहा, लेकिन 5 को जो फायदा मिला वो ये था कि उसको आई कैप का डायरेक्शन भी मिल गया साथ में। तो जो पहले स्केलर था वो अब कैसा हो गया? वेक्टर हो गया। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बालक क्लियर एकदम? नोट कर सकते हो आप। देखिए एक एग्जाम्पल से सारी बातें मैंने कोशिश करी आपको बताने की। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप जरूर मुझसे कहिए। मेरे से बताने में कभी संकोच मत करिए किसी भी तरह का। डन? कोशिश किया करिए मेरे साथ में ही लिखने की। ये बड़े हो एकदम, छोटे नहीं हो, नन्हे मुन्ने एकदम। हाँ तो लिख सकते हो आप मेरे साथ में। मैं वैसे भी 2-3 बार तो बोलता ही हूँ एक बार। हाँ कोशिश किया करो मेरे साथ लिख लो तो समय थोड़ा सा हम और चुरा सकते हैं अपनी क्लास। और कुछ मैं आपको ज्यादा भी पढ़ा दूंगा। इतनी बातें समझ आ गई? कोई दिक्कत? अब यूनिट वेक्टर का जरा यूज करके देखते हैं। टाइम बिल्कुल जस्ट होने वाला है। एक एग्जाम्पल तो बता ही सकता हूँ और फिर कल की क्लास उसके थोड़ा और आगे से चलिए देखिएगा किस तरह से हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और आपको और भी 2-3 बातें यहां से नई समझ में आई। 10 मिनट देंगे आप मुझे?
10 मिनट देंगे आप मुझे? नहीं तो लेंगे भैया 10। चलो एक काम करते हैं, केवल एक्स वाई बताता हूँ 2D में, जल्दी भी हो जाएगा। मुद्दा तो आपको समझाने का ही है ना, 3D उसके बाद उठा लेंगे। एक्स और वाई है, यहाँ पे क्या था कि एक हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, वही मेरा प्यारा आत्माराम। मेरा ठीक, ये बंदा कहाँ खड़ा है? ओरिजिन पे खड़ा है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया, इस जगह ये पॉइंट था P। इसके कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए इसको x0 कॉमा y0। मैंने इस बंदे को बोला, मैंने कहा था आपको P तक पहुंचना है। कंडीशन दी, एक बार इस तरह का काम किए हैं हम लोग, इसको कंडीशन दी कि आपको पहले x में जाना है फिर y में जाना है। ठीक है, कहता ठीक है, चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा रुको जरा 1 मिनट, पॉइंट बता दूं कहां तक जाना है। एक्स में मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया यहां तक, आप मुझे क्या इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? मुझे सबकी आवाज चाहिए। x0 कॉमा 0। भाई देखिए, ये x0 की वैल्यू है तो यहाँ पे वो आएगी सीधे सीधे जब आप परपेंडिकुलर गिराते, और ये आया। ठीक है, अच्छा ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। 0, y0। इसमें किसी कोई आपत्ति है? नहीं। तो भाई साहब चलना शुरू किए, चलते चलते वो आ गए यहां पे इस वाले पॉइंट तक, यानी आ गए ए पॉइंट पे। ठीक, मैंने कहा अंकल वहीं रुको जरा, 2 मिनट बात करते हैं। तो अंकल जब यहां पे खड़े हुए थे, मैंने कहा ये बताइए आप कितना चले? कहते मैं x0 की लंबाई चला। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? मैंने पूछा कितना चले? कहते x0 की लंबाई चला। मैंने कहा अंकल मजा नहीं आया। मैंने कहा वेक्टर में बताइए। उल्टा हम ही को डांट दिए। कहते पहले बनाओ तो वेक्टर, तब ना बताऊंगा। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा लीजिए सर, मैं वेक्टर बना देता हूं सर आपके लिए, अब बता दीजिए। कहते हैं खुद ही देखो इसकी लेंथ कितनी है। मैंने कहा x0, लाल से लिख दूं? कहते हैं खुद ही देखो लेंथ कितनी, मैंने कहा x0 है। कहते हैं डायरेक्शन, मैंने कहा x एक्सेस के अलोंग। कहते तुमको याद नहीं क्या अभी x एक्सेस से अलोंग कौन सा वेक्टर लगाते थे? यूनिट वाला। मैंने कहा हाँ अंकल अभी तो पढ़ाया था मैंने। कहते लगाओ ना, काहे नहीं लगा रहे हो? उल्टा डांट खा गए हम। तो ये वेक्टर कौन सा बना? x0 आई कैप। अच्छा ज्यादा कहानी ना पढ़ते हुए सीधे सीधे बताओ ये वाला वेक्टर क्या बनेगा? ये लंबाई कितनी होगी? y0 किस एक्सेस के अबाउट है? किस एक्सेस के अलोंग है? y एक्सेस। कौन सा यूनिट वेक्टर होता था? जे कैप। तो क्या इसको अपन लोग y0 जे कैप लिख सकते हैं? बोलो। तो अंकल पहले यहां है, पहला एक वेक्टर ये बना, फिर अंकल ऊपर उड़ लिए, ये वाला बना। अब बताओ अंकल यहां पहुंच चुके हैं कि नहीं? तो अंकल को दिखाने के लिए क्या मैं एक वेक्टर यहां से यहां बना सकता हूं? क्या मैं इस वेक्टर को ओपी नाम दे सकता हूं? ओ और पी है इसलिए। आप बताइए ओपी वेक्टर को लिखने के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ही आपकी हेल्प करेगा? ये दोनों मिला के ही तो ओपी बना। तो ओपी को लिखने के लिए क्या हम लोग x0 आई प्लस y0 जे लिख सकते हैं? पहले बताओ ये कितनों को समझ में आया, जरा हाथ तो उठाना। x0 आई प्लस y0 जे क्या हम लिख सकते हैं? पीछे हाथ नहीं उठा आपका, हाथ नीचे करो बाकी लोग, बताओ क्या समझ में नहीं आया? थोड़ा तेज बोलो, आवाज बाहर से भी आ रही। क्यों जोड़ा? बस ये नहीं समझ आया ना? जोड़ा बेटा इसलिए, अगर मैं कोई भी एक वेक्टर मान लो इसको गायब कर देता, ठीक, केवल ये होता, यानी अंकल केवल इस ऐसे चलते, यानी यहां से यहां जाते केवल, बस आगे तो नहीं बढ़ पाते। क्या ये बन पाता? नहीं। अब सुनो, अगर ये ना होता, केवल ये होता, तो अंकल केवल आगे जाके यहीं खड़े रहते, क्या ऊपर पहुंच पाते? नहीं। तो ये बना क्यों? दोनों की ही हेल्प से बना। दोनों में कोई एक भी गायब कर दूं तो ये बनेगा क्या? तो इसलिए दोनों को जोड़ के ही तो फिर ये आएगा। अब मेरी बात समझ में आई कुछ? बोलो बेटा, अब सबको क्लियर है?
जुड़ा क्यों? क्लियर हो गया? जवाब पा गए? अब यहां से 2-3 बातें और बताने वाला हूं, उसके बाद क्लास छोड़ूंगा, ठीक है? इसकी लेंथ कितनी होगी, इसका परिमाण कितना होगा? मॉड, सुनो, मैंने आपको एक ये रिप्रेजेंटेशन सिखाया है ना, ये क्या दिखाता है? ये तो पूरा वेक्टर दिखा रहा है ओपी। ये क्या दिखाएगा? ओपी की केवल लंबाई। केवल लंबाई मतलब इस वाली लाइन की केवल लंबाई। पाइथागोरस याद है? अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर लिख सकते हो? बोलिए। तो अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस ये लगा दी पाइथागोरस, तो क्या ये आ गया? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और फिर रूट लगा दिया। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं? फिर देखो, किसी ने कहा डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन ध्यान से समझना, मैंने कहा डायरेक्शन यहां थीटा से बता सकता हूं। कैसे निकालूंगा भाई साहब? टेन थीटा से निकालूंगा, बड़े आराम से आएगा। टेन का फॉर्मूला याद करिए, पहले भी बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। याद है? पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन, हाँ ये हुई कोई बात? तो ये हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वाई नॉट अपॉन, तो क्या आप ये जानते हैं थीटा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट। थीटा कभी अलग करना होता है ना, तो जो यहां होता है उसकी पावर -1 लगा के सामने भेज दी जाती, ठीक? तो ये हो गया एंगल। क्लियर है? नोट कर लें। एक टर्म बचा है अंतिम, इसका एकांक वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला दिया कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो मेन वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद आता है। तुम्हारे पास मेन वेक्टर पूरा पड़ा है, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड पूरा पड़ा है, क्यों ना हम यूनिट वेक्टर लिखने का पुण्य प्राप्त कर लें? सही बात है कि नहीं? तो आइए फिर हमारे इस पुण्य में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। क्या फॉर्मूला बताया था? ओपी कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ ओपी, मतलब वेक्टर ओपी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ओपी इज इक्वल टू ओपी कैप। तो ओपी का कैप, ओपी वेक्टर है तुम्हारे पास में एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। क्या ये बात सबको बराबर से समझ में आ गई? क्या किया मैंने? केवल वैल्यूज रखी है, वेक्टर ओपी डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। आ रहा है समझ में? कोई ऐसा प्राणी जिसको जरा भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो? है भाई? आ रहा है बेटा? उधर सब आ रहा है, पीछे इधर सब आ रहा है? आप तीनों को समझ आ रहा है? ठीक, क्लियर है? एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बस करके लाना कल। होमवर्क ये है कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लगा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, -4,3, और इसको नाम दे देता हूं Q। ये तो O है ही है, तो आपको क्या क्या लिखना है? सेम चीजें। आपको OQ लिखना है सबसे पहले, आपको मॉड ऑफ OQ लिखना है, फिर आपको OQ का यूनिट वेक्टर भी लिखना है। आपको 3 काम करने हैं। एक पॉइंट मैंने दिया है -4,3, वेक्टर ऐसे बनेगा इधर, राइट? साथ ही साथ, हाँ साथ ही साथ आपको थीटा तो नहीं मैं बोलूंगा, चलो अच्छा इतना ही करके दिखाओ। 3 काम है, करके लाओगे? पक्का? ठीक है, कल मिलते हैं इसी काम के साथ, और कहानी और आगे बढ़ जाएगी। ठीक, हाँ एब्सेंट मत होना कोई, क्योंकि अब वेक्टर में आप ऐसी चीजों पे आ रहे हो कि अगर आप एब्सेंट हो गए तो आप लंबे नुकसान में जा सकते। ठीक, चलिए मिलते हैं कल। आज जितना पढ़ाया समझ आया?
संडे 11 बजे, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, संडे 11 बजे आपकी बैकअप क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है। टॉपिक मैं सैटरडे बता दूंगा, शुरुआत वाले ही कराएंगे जो आपका छूटा है। और कल वाली क्लास में पॉजिटिवली सब लोग वेक्टर की बुकलेट लेकर आना जो आपको मिली है, ठीक है। बिना बुकलेट के, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा नहीं आना, लेकिन बुकलेट लेकर आना। आपको नहीं मिली आप ले लीजिएगा, अभी अभी लेकर जाना।